जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर के पीवाईक्यूज कर रहे थे, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए रिवीजन के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ हमें ये कंप्लीट करना है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में जहां कंप्यूटर आती है या अन्य किसी एग्जाम में जहां कंप्यूटर आती है, आप उसके लिए ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है। नए हैं तो चैनल पर विजिट करिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमें पढ़ना है कंप्यूटर की पीढ़ी। इससे पहले कई चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। जो बार बार पूछे जाते हैं उनका बार बार रिवीजन हो जाता है आपका, और बहुत फायदेमंद क्लास है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी है तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे और फिर इन पे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे अभी आप लोग मोबाइल में इंटरनेट में 5G चला रहे होंगे, कुछ लोगों का अभी भी 4G चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या चला था? 1G, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G। अब आप 5G पर पहुंच गए। आने वाले समय में 6G भी आएगा और स्पीड तेज होगी इंटरनेट की। ऐसे ही हर जनरेशन की अलग अलग कहानी है, ऐसे ही कंप्यूटर की भी जनरेशन है। स्टार्टिंग में प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर शुरुआत हुई होगी। ऐसे आप मोबाइल भी देखते होंगे, पहले मोबाइल बड़े आते थे, फिर कीपैड वाले आते आते आज आप एंड्रॉइड टच वाले मोबाइल चला रहे हो। तो ऐसे हर चीज की पीढ़ी होती है, अपनी भी पीढ़ी है कि अपने पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। चलें पढ़ना शुरू करें। एक तरफ आपको पीढ़ी दी गई है कि कौन सी जनरेशन है, उसमें हार्डवेयर क्या यूज हो रहा है और उसमें सॉफ्टवेयर क्या यूज हो रहा है, उसमें कौन सी मेमोरी चिप आप सुनते हो ना, मेमोरी कार्ड। फिर गणना समय गति कितनी, स्पीड कितनी है, और फिर उसका उपयोग क्यों करते थे, उसकी विशेषताएं क्या थे, उसके एग्जाम्पल्स दो चार और उसके फायदे नुकसान। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, सही से देखिएगा, सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम पीढ़ी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रहा? तो ये 1942 से 1955। अभी हम याद भी करा देंगे, 42 से 55, 42 से 55। आप ऐसे याद कर लो कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तब से लेकर 1955 तक ये पीढ़ी रही, प्रथम पीढ़ी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से 42 से 55 तक। ठीक है, इसमें पहले पीढ़ी ही याद कर लेते हैं। फिर दूसरी पीढ़ी कब तक रही? दूसरी पीढ़ी 55 के बाद 56 आता है, 56 से 64 तक, 56 से 64 तक, 56 से 64 तक। तीसरी पीढ़ी 65 से 75 तक, 1965 से 1975 तक। फिर चतुर्थ पीढ़ी 76 से 89 तक, 1976 1989। और पांचवी पीढ़ी अभी चल रही है जो 1990 से लेकर अब तक की बात हो रही है। पांचवी पीढ़ी वहां भी चल रही है, मोबाइल की स्पीड में, इंटरनेट की स्पीड में, और यहाँ भी 5G चल रहा है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा, 2-3 बार आप पढ़िएगा। और आपने पढ़ा तो होगा ही, रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है, तो पहला 1942 से लिख लो एक पेज पे 1955। ठीक है, 55 में खत्म होगा तो दूसरा 1956 से कहाँ तक जाएगा? 65 तक जाएगा। तीसरा 1965 से 75 तक जाएगा। ठीक है, चौथा 1976 से 1989 तक जाएगा। ये चार आपको याद करना है। फिर 1989 तो याद ही है, इसके बाद अब तक की पांचवी पीढ़ी हम लोग कह देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 65 ना होगा, 64 होगा ना। हाँ, 64 फिर 65। तो आप याद हो गया, 42 से 55 2-3 बार लिख कर देखो, 56 से 64, 65 से 75, 76 से 89। तो पांचवी पीढ़ी तो आपको पता ही है, 1989 से अब इससे आगे की कहानी आपकी आएगी पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा याद करते हैं, हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ। क्या याद करते हैं? हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ। तो देखो यहाँ निर्वात ट्यूब, हम ऊपर भी क्वेश्चन करके आए थे कि निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी में यूज होता था। ट्यूब से याद रखो, एक ट्यूब था, निर्वात ट्यूब। फिर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गए। क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी पढ़कर आए थे हम लोग। तीसरी पीढ़ी में आईसी आ गया, आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। एसएसआई, एमएसआई, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंटीग्रेटेड चिप, आईसी बोलते हैं इसे।
शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आईसी। आईसी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये तीनों पूछे जा चुके हैं। निर्वात ट्यूब भी पूछा जा चुका है, ट्रांजिस्टर भी पूछा जा चुका है, आईसी भी पूछा जा चुका है पिछले चैप्टर्स में। चौथी पीढ़ी में क्या आएगा, तो यहाँ चौथी पीढ़ी में आया है VLSI, और चौथी पीढ़ी के बाद पांचवी पीढ़ी में है ULSI। ये पांचों पूछी जा चुके हैं। चाहे आपका निर्वात ट्यूब हो, पूछा जा चुका, ट्रांजिस्टर पूछा जा चुका, आईसी इंटीग्रेटेड चिप पूछा जा चुका है, VLSI पूछा जा चुका है, ULSI पूछा जा चुका है। तो चौथी पीढ़ी में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर VLSI कंप्यूटर नेटवर्क का विकास पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी हुआ है। आप VLSI याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ULSI SLS, ठीक है, ULSI मेन क्या है, ULSI, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा, तो यहाँ बाइनरी नंबर आपको देखने को मिलेगा। मशीनी भाषा बाइनरी, 0 या 1, स्टोर प्रोग्राम, ठीक है, बाइनरी 0 या 1 की कहानी चल रही है। द्वितीय पीढ़ी में थोड़ा सा उच्च स्तर हो गया, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरे में उनका मानकीकरण हो गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, मानकीकरण हो गया। चौथे में यूनिक्स और सी भाषा आ गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स और सी भाषा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ, इंटरनेट और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब चीजें आ गई। मेन ये ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ आगे तो पूछा ही जा सकता है। ये पूछा गया है पंच कार्ड, प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, किस मेमोरी का, तो पंच कार्ड या पेपर टेप मेमोरी का। ये जो हाईलाइट बोला है वह पूछा जा चुका है। पेपर कार्ड, सॉरी, पंच कार्ड प्रथम पीढ़ी में यूज होने वाली मेमोरी है, पूछी जा चुकी है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या है, दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, चुंबक याद रखना। दूसरी पीढ़ी में क्या है, चुंबकीय मेमोरी, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक डिस्क। तीसरे में क्या है, क्षमता में वृद्धि हो गई है, भंडारण ज्यादा कर सकते हो, अब स्टोरेज ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर मेमोरी कब आई थी, चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात होती है। पांचवी में आपको ऑप्टिकल डिस्क की बात होगी, वर्चुअल मेमोरी की बात होगी, और भंडारण क्षमता तो बढ़ती ही रहेगी समय के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्पीड। तो प्रथम पीढ़ी में मिली सेकंड में काम हो रहा था, दूसरी पीढ़ी में माइक्रो सेकंड में काम हुआ, फिर नैनो सेकंड में काम हुआ, मिली, माइक्रो, नैनो। चौथी में पीको सेकंड में काम हुआ। और आपकी स्पीड लिखी नहीं है, बहुत स्पीड है इसमें, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में मिली सेकंड, फिर माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड, और फिर पीको सेकंड। मिली, माइक्रो, माइक्रो का साइन ये होता है, मैं तो साइंस वाले जानते हैं, माइक्रो। और नैनो 10⁻⁻9 होता है, ये 10⁻6 मीटर होता है। और फिर आएगा पीको, ठीक है। अलग अलग याद रखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य मिल जाएगा। बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो आपको मजा आएगा। उपयोग इनके क्या क्या थे, तो पहले उपयोग वैज्ञानिक और अच्छा उपयोग के लिए ही बनाया गया था, साइंस में, साइंटिस्ट के लिए और डिफेंस के लिए। फिर व्यवसायिक उपयोग के लिए भी चालू कर दिया गया, ठीक है, व्यवसायिक उपयोग के लिए। और प्रश्न ऊपर हम पढ़ के आए थे चैप्टर में, प्रथम व्यवसायिक उपयोग वाला कंप्यूटर कौन सा था। फिर तीसरी पीढ़ी में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आ गया, तो सिंपल है, पहले में साइंस और डिफेंस के लिए, दूसरे में व्यवसाय के लिए, और तीसरे में पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। चौथी में व्यवसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि हो गई, इसकी मतलब और ज्यादा लोगों के पास आ गया, अब और ज्यादा लोगों के पास आ गया, बस और कुछ थोड़ी है उसमें। उपयोग सबसे पहले ये तीन याद रखना, पहले में वैज्ञानिक कक्षा, दूसरे में व्यवसायिक, और तीसरे में व्यक्तिगत। विशेषताएं किसकी क्या थी, तो प्रथम पीढ़ी में विद्युत और यांत्रिक मशीन का उपयोग होता था, दूसरे में मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि व सॉफ्टवेयर का उपयोग होता था, तीसरे में हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड, मॉनिटर का उपयोग होने लगा, चौथे में एक साथ कई कार्य करने की क्षमता आ गई, और पांचवें में प्लग एंड प्ले। ये वाला याद रखना, प्लग एंड प्ले बहुत आ गया, अब बहुत पूछा गया है। और एक साथ कई कार्य करने की क्षमता चौथी पीढ़ी में आ गई थी, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर के नाम उदाहरण, जो कि बहुत पूछे गए हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC कितना पूछा गया है, पिछले वीडियो को देखा होगा, पिछले चैप्टर को देखा होगा, तो आपको समझ में
आया होगा कि एनिएक की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। एनिएक की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप पिछला चैप्टर देख कर आए हैं तो एनिएक की फुल फॉर्म मैंने याद कराई थी। ठीक है, एनिएक में सी में बता देता हूँ। सी मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, सी मतलब कंप्यूटर, बाकी आप बताओ। ठीक है, एनिएक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया। फिर एडवेक और यूनिवेक भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। एडवेक, यूनिवेक, फर्स्ट भी। फर्स्ट याद रखना क्योंकि यूनिवेक नीचे भी है। तो एनिएक सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा क्या लगभग हर बार एनिएक ही पूछा गया है। लेकिन एडवेक और यूनिवेक वन भी याद रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में यूनिवेक पूछा गया बहुत। IBM 1401 भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और PDP-8, लेकिन पूछा गया है यूनिवेक और एनिएक, ये दो बहुत पूछे गए हैं। तीसरी पीढ़ी में अगर हम आप बात करें तो IBM 360, तो याद रखना यहाँ IBM 1401 है, यहाँ IBM 360 है, यहाँ PDP-8 है, यहाँ PDP-11 है। ये कंप्यूटर्स के नाम हैं। यहाँ IBM PC XT एप्पल PC है, एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, एप्पल से याद रखना चतुर्थ पीढ़ी। यहाँ IBM नोटबुक पेंटियम PC सुपर कंप्यूटर। आपको यहाँ याद क्या रखना है? सुपर कंप्यूटर याद रखना है। क्या याद रखना है? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कब आए? 5वीं पीढ़ी में आए। सुपर कंप्यूटर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनके फायदे नुकसान, तो पहली बार अगर कुछ बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, खर्चीला होगा, बहुत पैसे लगेंगे क्योंकि पहली बार बन रहा है। फिर चीजों को सुधारना आसान होता है उसमें से, लेकिन पहली बार अगर कुछ है तो खर्चीला है, बहुत बड़ा आकार का बन रहा है। मोबाइल पहले देखो बड़े होते थे, ऊर्जा एनर्जी बहुत लग रही है उसमें, और त्रुटि अधिक है, मतलब गलतियां ज्यादा है। दूसरे में खर्चीला अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र, मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा आ गया, थोड़ा तीव्र हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, तो खर्चीला कम हो गया। यहाँ फिर और थोड़ा छोटा, सस्ता, खर्चीला, कम, तीव्र। यहाँ फिर उससे भी और सस्ता और आसान, और यहाँ तो और छोटे आ गए और तेज आ गए। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो हाईलाइट किया है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर बहुत पूछे गए हैं, मेमोरी बहुत पूछी गई है, और उदाहरण बहुत पूछे गए। ये तीन अगर मैं नंबरिंग अगर मैं करूँ सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, तो ये तीन जो है वह सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जहाँ हाईलाइट पूछा तो सब कुछ जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर पूछे गए हैं। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, और आप उसी हिसाब से चीजें कर लोगे। 48 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है, तो अभी मैंने बताया, मैं समझाता चलूंगा। 1942 से 55 कौन सी पीढ़ी थी? पहली पीढ़ी थी, तो ये 1950 में पहली पीढ़ी। बाकी अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। 42 से 55 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। ठीक है, 49 क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में। देखो तो रिपीट हो रहा है। 1942 से 55 वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड का प्रयोग, निम्न स्तरीय भाषा, बड़ा आकार, एनिएक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसके परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब, फिर से वैक्यूम ट्यूब, फिर से पहली पीढ़ी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में क्या आ गए थे? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में क्या आ गए थे? इंटीग्रेटेड चिप। चौथी पीढ़ी में VLSI, और पांचवी पीढ़ी में ULSI। ऐसे रिवाइज करते रहोगे, चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो फुल फॉर्म यहाँ भी पूछ ली इसने। 51 नंबर प्रश्न, एनिएक का पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनिएक का फुल फॉर्म बताओ। तो कहाँ इंटीग्रेटर लिखा है? मैंने बताया था इंटीग्रेटर से याद रखिएगा। किससे? इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, इंटीजर, इंटीग्रेटर। ठीक है, तो फिर न्यूमेरिकल, 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 इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर भी याद है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर, कैलकुलेटर। हालांकि यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए, सही शब्द क्या है? कंप्यूटर। लेकिन इन चारों में अगर हमें
करेक्ट देखना हो, क्योंकि कैलकुलेटर सभी जगह है, कैलकुलेटर सभी जगह है। तो अब 4 में से एक लगाना ही है, तो हम बी वाला ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ENIAC 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा कौन सा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, ठीक है, फुल फॉर्म कंप्यूटर। लेकिन इसमें चारों में से सबसे सही क्या था? सबसे सही बी ही था। कुछ तो लगाना है तो आप बी लगा कर आओगे, ऐसा एग्जाम में होता है। 52, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? अभी तो पढ़ के आए, निर्वात, निकाय, वैक्यूम ट्यूब, बाकी सब पढ़ ही लिया है। 53, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने थे? वैक्यूम ट्यूब। देखो कितना रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है। 54, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए, द्विधारी में डिजिटल रूप, द्विधारी में डिजिटल रूप, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, उपयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन में किया जाता है। आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बाइनरी सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को प्रोसेस किया जाता है। डिजिटल मतलब बाइनरी। 55, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनो। आ जाओ। तो पहले में तो वैक्यूम ट्यूब ही है, ट्रांजिस्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, वैक्यूम ट्यूब है, तो दो तो आपके गलत हो गए, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, आईसी, आईसी, वीएलएसआई, यू नहीं, पहले क्या था? पहले था वीएलएसआई, तो फिर क्या था? यूएलएसआई। तो वीएलएसआई किसमें है? वीएलएसआई इसमें है, तो ये आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। जो मैंने बताया वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीएलएसआई के बाद यूएलएसआई आएगा, ठीक है। 56 नंबर, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? अब तो आपको जवान पे रट गया होगा, यही फायदा है पीवाईक्यू करने का। 57, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित, और फिर देखो वैक्यूम ट्यूब आधारित क्या है? वैक्यूम ट्यूब आधारित फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वहां बस इतना ध्यान रखो कि बार बार आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है तो आपका बार बार रिवाइज हो रहा है, और रिवाइज हो रहा है तो ये लास्ट में पढ़ते हो ना, इम्पोर्टेंट वाले बता दो, ये अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी को रिवाइज करो, जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार आपको याद हो जाएगा और इसमें आपका फायदा होगा। ये मत सोचो बार बार आ रहा है तो क्या होगा, आपका ही फायदा है, क्योंकि वह बार बार वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा रिवाइज हो रहा है। ENIAC एडवेक फिर वो प्रथम पीढ़ी के हैं, बता ही दिया था। 59, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, तो हमने कल बात की थी, पिछले चैप्टर में बात की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अगर आपने पिछले चैप्टर को नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होंगे, आपको लगेगा ये पढ़ाया ही नहीं आज। तो इस चैप्टर में ये बात हो चुकी है, आप एक तरफ से देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। पेंसिल्वेनिया, प्रोफेसर एकल्ट और मोचली की भी बात हुई थी, मोचली और एकल्ट की भी बात हुई थी। 60 नंबर प्रश्न, हाँ फिर से देखो, JW मोचली, जे एस्पर एकल्ट, यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म बात हो ही चुकी है, ठीक है। अब दूसरी पीढ़ी के देख लेते हैं। 61, क्या क्वेश्चन आते हैं? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित, किस पर आधारित थी? प्रथनकों। अब हिंदी देखो, प्रथनकों, आदमी को क्या पता प्रथनकों क्या है, आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इंग्लिश के टर्म भी देखते रहिएगा, टफ नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश के टर्म नहीं देखोगे लगेगा टफ है, टाइम वेस्ट है, तो भाई साहब ऐसा प्रश्न आ गया तो वहाँ प्रथनकों ढूंढते रहना, प्रथनकों क्या है, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं, अगर आपको आईसी पता है तीसरी में है, वीएलएसआई चौथी में है, निर्वात पांचवी में है, तो आप प्रथनकों लगा आना, ठीक है। ऐसा कुछ है तो 3 गलत है क्या? कंफर्म पता है 3 नहीं होंगे तो यही होगा, लेकिन अब तो ई भी आता है, इनमें से कोई नहीं, तो आपके पास तुक्का लगाने का टाइम नहीं है। इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में क्या कह रहा है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और ट्रांजिस्टर को ही इन्होंने महान हिंदी जानकार
शिक्षाविदों ने प्रथनकों शब्द का उपयोग करते हुए बताया है कि हम उत्तर प्रदेश की हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर रहे हैं। वाह, बनाना है तो हर जगह प्रथनक यूज करो ना। ये क्या तमाशा है कि कई जगह ट्रांजिस्टर, कई जगह अपना मन है, हम तो जब मन होगा इंग्लिश यूज करेंगे, हिंदी। ये एग्जाम बनाने वाले इतने महान लोग हैं, क्या ही बताया गया है। 62 कंप्यूटर की किसी अब यहाँ ट्रांजिस्टर क्यों उपयोग किया भाई, यहाँ प्रथनक यूज करो, लेकिन नहीं, किस पीढ़ी में आएगा, दूसरी पीढ़ी में आएगा। 63 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित ट्रांजिस्टर। 64 इसका उपयोग दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। खुद ही देख लो कितना प्रश्न पूछा गया है, एक ही प्रश्न पूछा गया बार बार। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कब से, तो 56 से 64। 56 नहीं है तो एग्जैक्ट के आसपास वाला देखेंगे, 55 से 64। तो 55 से 64, 56 से 64 दोनों सही है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ, तो 64 के आसपास है क्या कुछ, हाँ 65 से 71, लेकिन 65 से 71 तो नहीं था। अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर देखें तो सही नहीं है, लेकिन प्रयोग शुरू हुआ था 65 से ही, ठीक है, प्रयोग शुरू हुआ था 65 से ही, खत्म कब हुआ ये पूछा नहीं है। 65 से 71 के दौरान हुआ था। हालांकि तीसरी पीढ़ी का मैंने बताया था 65 से कहाँ तक जाएगा, 75 तक जाएगा, 74 तक जाएगा, वहां तक जा रहा है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो आसपास वाला देखना ही पड़ेगा। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या था, सर्किट के विफल होने पर सरलता से बदलना, नहीं, उच्च विश्वसनीयता, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी था इसकी, ठीक है। आईसी की संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर आधारित थी, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता था। सभी घटक एक साथ बनाए जाते थे, सोल्डरिंग जोड़ नहीं होते थे, इसमें सोल्डरिंग जोड़ नहीं होते थे, उच्च विश्वसनीयता होती थी। और इसका आविष्कार किसने किया, किल्बी ने किया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जीएस किल्बी। 68 इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें प्रयोग हुआ, तृतीय पीढ़ी में, किल्बी के द्वारा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका क्योंकि चिप आ गई, परिपथ चिप आ गई, सर्किट चिप आ गई, आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आ गई, इसीलिए लघु का रूप संभव हो पाया, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, IBM 360 IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। अब ये आपको याद कर लेना चाहिए, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है, तृतीय पीढ़ी से। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, IBM 360, IBM 370, ICL 1900, ICL 2900, ये याद रखिएगा। 71 आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। SSI 100 से कम, MSI 100 से 1000, LSI 1000 से 10,000, VLSI 10,000 से अधिक, ULSI 1 मिलियन से अधिक। याद ये भी कर लेना, हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाए, ठीक है। 72 संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, आज भी सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, आप करंट अफेयर्स में सुनते रहते होंगे, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, पूरी दुनिया आजकल सिलिकॉन सिलिकॉन रट रही है। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ से बने होते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। 74 इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनल सर्किट नहीं है, इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, अभी ऊपर भी हम कई बार पढ़ के आए थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आईसी का पूरा नाम सिलिकॉन जर्मेनियम नामक अर्धचालक पदार्थों से बना होता है, ठीक है। 76 कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है, एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट। 77 आईसी किससे बना होता है, सिलिकॉन, लो कितनी बार पूछा गया है देखो। 78 इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी परत होती है, सिलिकॉन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन। अब आप बताओ। 80 माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन, लो देख लो कितना क्वेश्चन पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, कई बार पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन।
82। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, माइक्रोचिप का प्रयोग कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि मोबाइल, पीडीए, माइक्रो ओवन सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वहाँ भी होता है। 82 निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नवीनतम उत्पाद अगर देखें तो वह गैलियम आर्सेनाइड है। क्या है? गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम तो गैलियम से ही बनेगा, जीए होता है इसका, जीए। और आर्सेनिक जो केमिस्ट्री वाले हैं वो उन्होंने पढ़ा होगा, गैलियम और आर्सेनिक। ये नवीनतम अर्धचालक हैं, इनका उपयोग भी हो रहा है। ठीक है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी में समेकित परिपथ हो या सर्किट हो, इंटीग्रेटेड, दोनों एक ही बात हो रही है। तभी मैं कह रहा हूँ इंग्लिश याद रखो, क्योंकि हिंदी में नाम चेंज कर देता है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। अभी ये तो बात हुई थी। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। 85, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी? तो सिलिकॉन की बनी होती है। 86, सामान्यतः प्रयुक्त आईसी है, क्या है? तो ये मोनोलिथिक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः जो आईसी है, इंटीग्रेटेड चिप जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हम पढ़ के आ रहे हैं, वह मोनोलिथिक होती हैं। इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। जो पहले मोबाइल्स में हम लोग चिप डाला करते थे, माइक्रोचिप। आईसी चिप सिलिकॉन, आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाई जाती है। तो आईसी चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। 87 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? वह चिप कहलाता है। ठीक है। आईसी जो कितने प्रश्न आए हैं उन्हीं से, जो मैंने बताया था उस टेबल में आपको। 88, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में भी याद रखना, प्रश्न यहाँ से बनेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व? तो वही सिलिकॉन। यह एक टेट्रावैलेंट उपधातु है, ध्यान रखना, टेट्रावैलेंट उपधातु है। अब चौथी पीढ़ी में चलते हैं। चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी से कम प्रश्न आए हैं। 90 नंबर, किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी को वीएलएसआई सर्किट में बदल दिया? तो चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई यूज होने लगा। 91, पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई। ठीक है, वीएलएसआई का प्रारंभ हो गया था चौथी पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा वीएलएसआई तकनीकी उपयोग के माध्यम से। 92 नंबर प्रश्न, कौन से चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये भाषा याद रखना, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, रिट्रीव करना आदि में उपयोग की जाती है। तो ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी में एसक्यूएल भाषा शुरू हो गई थी, प्रोग्रामिंग भाषा। लेखपाल में भी भाषा से प्रश्न आया था शायद, अगर आपको याद होगा। 93, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो इंटेल कारपोरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 जो था, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ। ठीक है, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना हुआ था। 4 बिट का था और 2300 ट्रांजिस्टर उसमें लगे हुए थे। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी याद रखो, 4004। 94, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर का संबंध दूसरी पीढ़ी से था। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, निर्वात ट्यूब पहली पीढ़ी में, आईसी तीसरी पीढ़ी में और वीएलएसआई चौथी पीढ़ी में, यूएलएसआई पांचवी पीढ़ी में। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न,
माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो घड़ी की स्पीड अभी ऊपर पढ़ के भी आए थे, क्लॉक स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है क्लॉक स्पीड कहते हैं। तो इसे मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। 96 एकीकृत परिपथ के संबंध में वीएलएसआई का पूर्ण रूप, और मैंने बोला था वीएलएसआई हो चाहे यूएलएसआई हो या कोई भी हो, इसका पूरा नाम याद रखना। पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कोई भी हो कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछी जाती है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में, ग्राफिक कार्ड में, सेलफोन में चिप के रूप में, ऑटोमोबाइल में आदि जगह होता है। 97 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है आईसी चिप्स का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 89 है। इस समय के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई यूएलएसआई का प्रयोग आरंभ हुआ। एक चिप में लगभग लाखों चीजों का संग्रहित होना, ये सब तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। 99 निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में लिखो। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, मिनी का मेन फ्रेम। यस, सबसे पहले माइक्रो आता है बहुत छोटा, फिर मिनी आता है, फिर मेन फ्रेम आता है। याद रखिएगा, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली होगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर है। तो चौथी पीढ़ी कितनी बार पढ़ के आ गए? 101। डेटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प? सिंपल सी है, डेटा प्रसंस्करण स्पीड वगैरह कोई भी हो तो पहली पीढ़ी में सबसे कम, दूसरी में उससे ज्यादा, तीसरी में उससे ज्यादा, चौथी में उससे ज्यादा। पांचवी पीढ़ी के प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी? तो पांचवी पीढ़ी चल रही है वर्तमान में भी। 1990 से अभी तक पांचवी पीढ़ी। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात आएगी तब भी कौन सी पीढ़ी आएगी? पांचवी पीढ़ी। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, मशीन लर्निंग। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं निर्वात ट्यूब का नहीं है तो पहली था, ट्रांजिस्टर दूसरी था, समाकलित सर्किट तीसरी था, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं। 105 कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा तंत्र इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्तापूर्ण, ये भी मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर, ये भी। तो इसमें वही एआई ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, एआई और मशीन लर्निंग, ये सब याद रखना। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। चैनल को विजिट करिए। जय हिंद, जय भारत।